हेलो दोस्तों, मैं हरिशंकर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में। और आज मैं फिर से लेकर आया हूं आरआरसी के थ्रू होने वाले पेपर ग्रुप डी एनटीपीसी, जिसका प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं इस बार 13। प्रैक्टिस सेट नंबर है 13। क्लियर। तो आप लोगों से आशा करता हूँ कि आपको पिछले वीडियो अच्छे लगे हों, तो इस वीडियो को भी प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे जो आने वाले वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा। क्लियर। तो बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ, देखते हैं क्वेश्चंस आज के क्या हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिया हुआ है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखते हैं, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित का मिलान करें। आपके पास सूची दी हुई है फर्स्ट एंड सेकंड, ये पार्ट दिए हुए, ये 1 2 3 4 पार्ट दिए हुए हैं। इनको मैच करना है आपको, कौन किसका राइट आंसर है। उस हिसाब से फिर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ये आपको देखना है कि ए किस में है, बी किस में है, सी किस में है, डी किस में है। क्लियर। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको यहाँ कराया है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे हैं आपको बताते हैं। यहाँ कहा गया है ए का चौथा, मतलब नींबू का क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है नींबू में। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। क्लियर। फिर यहाँ वी में कहा है फर्स्ट, मतलब समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एल्जीनिक अम्ल पाया जाता है। जो समुद्री शैवाल होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एल्जीनिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर। अब आता है सी, तो इसे क्या कहा, सी को क्या कहा, तीसरे में अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टाइट्रिक अम्ल। कौन सा, टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिससे यह खट्टा होता है। क्लियर। अब ये डी की बारी आती है, तो डी का कौन सा है, सेकंड। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। क्लियर। तो यहाँ क्वेश्चन है फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, नींबू को साइट्रिक अम्ल, समुद्री शैवाल एल्जीनिक अम्ल, अंगूर टाइट्रिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल। क्लियर। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आज का आपके सामने दिया हुआ है, पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो निम्नलिखित में निष्कर्ष होता है, मतलब प्रतिबिंब होता है। कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर ए अवतल, उत्तल, सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, कौन सा में निष्कर्ष होता है इसका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है, जो इस पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो वह उत्तल लेंस की भांति काम करता है। किसकी भांति, उत्तल लेंस की भांति काम करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने दिया हुआ है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का एमिनो अम्लों निम्नीकरण होता है। तो आपको इसकी ऑप्शन आप चारों आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी दिया कोलन, ऑप्शन नंबर सी दिया स्टोमक, उधर ऑप्शन नंबर डी दिया है सीकर। क्लियर। तो आपको बताना है कि आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का एमिनो अम्लों में निम्नीकरण होता है। क्लियर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या है। आप कमेंट में इसके आंसर जरूर देते जाएं।
चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत। छोटी आंत आहार नाल के प्रोटीन्स को एमिनो अम्लों में निम्नीकरण होता है। किसमें? छोटी आंत में होता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ आपको हम एक और बात बताते हैं। जो स्टोमक होता है, उदर होता है, इसे क्या बोलते हैं? आमाशय। इससे कौन सा रस निकलता है? तो आपको बताना है। तो इसका हम बताते हैं, इसका राइट आंसर क्या है? जठर रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? जठर रस निकलता है आमाशय से। क्लियर हुआ? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया हुआ है, पारा कांच को नहीं भिगोता है। क्यों नहीं भिगोता है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया पृष्ठ तनाव के कारण नहीं भिगोता है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है इसका संसंजन के कारण नहीं भिगोता है। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है इसका आसंजन। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इसकी श्यानता। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है, और फटाफट क्वेश्चन के राइट आंसर देते जाइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? इसका आसंजन बल। जो पारा और कांच के बीच में जो आसंजन बल लगता है वो पारा के मध्य लगने वाले अणुओं के आसंजन बल से कम होता है। इस कारण पारा कांच को नहीं भिगोता है। क्लियर हुआ? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ मृदु जल। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है भारी जल। ऑप्शन नंबर सी दिया है कठोर जल। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है खनिज जल। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देखते हैं क्या होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के राइट आंसर की तरफ, टाइम ज़ाया ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कठोर जल। जो कठोर जल होता है वो आसानी से झाग नहीं देता है। क्लियर हुआ? और यहाँ हम आपको बताते हैं कि कठोर जल कितने प्रकार के होते हैं। तो आप नोट कर लेना, कठोर जल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अस्थायी, एक होते हैं स्थायी। क्लियर? जो स्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं सॉरी, उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं, यानी HCO3 घुले रहते हैं। अब इसे दूर कैसे किया जाता है? क्योंकि ये अस्थायी होते हैं, इसकी कठोरता को दूर किया जा सकता है। क्लियर? कैसे? या तो इसको उबाल कर दूर किया जाए, या चूने के पानी से इसकी इस अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। क्लियर? और जो स्थायी कठोरता होती है इसे हम आसवन विधि द्वारा हटा सकते हैं। क्लियर? कौन सी विधि द्वारा? आसवन विधि द्वारा हटा सकते हैं। क्लियर हुआ? और यहाँ आपको एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं ऑप्शन से ही। आपसे अगर पूछा जाए कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप लिखेंगे D2O। क्लियर? और यहाँ और एक बार क्वेश्चन में और पूछा जाता है कि इसका अणुभार क्या होता है, तो इसका जो अणुभार होता है वो कितना होता है? 20। क्लियर हुआ? तो अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया हुआ है, किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर हो तब द्रव का अपवर्तनांक है।
आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 0.75, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 21.33, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 300, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 1.33। क्लियर? तो आपको इसका अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और हम आपको बताएंगे कैसे सॉल्व होता है बहुत ही ईजी तरीके से। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है। जो आज का प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 13। क्लियर? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 1.33। कैसे आपको बताते हैं। जब भी ऐसे सवाल आए तो आप घबराएं नहीं, बिल्कुल ही आपको एक माइंड में फॉर्मूला याद रखना है। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? तो अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई अब बटे आभासी गहराई। क्लियर हुआ? तो वास्तविक गहराई क्लियर हुआ ना आप लोगों को कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई। तो अब इस फॉर्मूला में इनके जो मान है वो पुटअप करते हैं। तो आभासी गहराई क्या दी हुई है? 15। वास्तविक गहराई क्या दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे। 15 एकम 15 बचा 5, 15 3 45, फिर 5 बचे 15 3 45। ये रिपीटेशन में चला जाएगा, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 1.3। क्लियर? ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? 1.33, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर हुआ ना? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका सामने दिया हुआ है आपके बोर्ड पर, स्क्रीन पर आपको दिखा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, उपयोग की गई स्टीरियो की पुनः बिक्री पर कमर को 21% का लाभ हुआ। कितने का? 21% का प्राप्त हुआ। यदि उसने 1500 रुपये में स्टीरियो खरीदा था तो उसने कितने में बेचा? क्लियर? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, जो कि मैथ से बिलोंग करता है। ये जो आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है सॉल्व, ये 20 क्वेश्चंस की सीरीज चलती है डेली। ठीक है ना? जो कूल माइंड स्टडी के द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाती है। चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी 1815 रुपये। कैसे हम आपको अब बताते हैं। उसने कहा है उसने 1500 रुपये में खरीदा था। कितने में खरीदा था? 1500 रुपये में खरीदा था, जो बिक्री मूल्य है। अब उसने कहा है कि 2100 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ था जब उसने उसको बेचा था। 1500 की चीज़ को 21% लाभ पर भेजेंगे तो कितना होगा? इसका 121% अपॉन 100। क्लियर? तो अपने पास क्या निकल आएगा? इसका बिक्री मूल्य। क्लियर? करते हैं इसको सॉल्व। 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल। 15 एकम 15, हाथ से लगाइए 15 दूनी 30 और 1 31, हाथ से लगाइए 3, 15 एकम 15 3 18। कितना आया? 1815 रुपये। ये किस ऑप्शन में दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर हुआ ना? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आज का मैथ से बिलोंग है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उसकी उम्रों में क्रमशः अनुपात 2, 3, 4 था। मतलब 10 वर्ष पहले संयोग की वर्तमान उम्र या वर्तमान आयु क्या है? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 42 वर्ष,
ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 32 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 31 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 24 वर्ष। क्लियर? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, पेपरों में आया हुआ है ग्रुप डी के। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के राइट आंसर की तरफ। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है? 31 वर्ष। अब हम आपको बताएंगे कैसे। उसने कहा है किरण, संयोग, नम्रता। क्लियर? किरण, संयोग, नम्रता की आयु का योग कितना है? 93। इतना तो क्लियर है। अब उसने कहा है 10 वर्ष पूर्व इनका अनुपात, ये दिया हुआ है, मतलब आज से 10 साल पहले, जैसे कि मैं आज 20 साल का हूं, आज से 10 साल पहले कितने का था? 10 साल का ना। तो उसने कहा है 10 साल पहले आपकी उम्रों का अनुपात ये था। तो किरण कितने का था 10 साल पहले? 2x। ये संयोग कितने का था? 3x। और ये नम्रता कितने का था? 4x। क्लियर? अब 10 साल पहले का था तो वर्तमान में आएंगे तो 10-10 साल सब में ऐड हो जाएगा। +10 + 10 + 10 बराबर कितना है? 93 आपको दिया हुआ है। क्लियर है ना? तो अब इसको ऐड करेंगे 10, 10, 20 और 10, 30। ये 30 जब सड़ जाएंगे तो 93 माइनस 30 बराबर कितना बचेगा? 63। क्लियर? यहाँ इनको ऐड करेंगे 2x + 3x + 4x बराबर कितना हो जाएगा? 9x बराबर 63। क्लियर? तो 9 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7। क्लियर? तो x का मान कितना आ गया? 7। अब पूछा क्या है उसने? संयोग की वर्तमान उम्र। तो संयोग की जो वर्तमान उम्र है वो क्या है? 3x + 10। मतलब कितनी दी हुई है? 3x + 10 दी हुई है। x का मान यहाँ पुटअप करेंगे 3 × 7 + 10, 7 × 21 + 10 यानी 31 ईयर्स। कितने का हुआ? 31 ईयर्स का। और ये कितने किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर हुआ? और समझ में ना आए तो इसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दिया करो, जिससे कि मैं इसको अगले क्लास में कवर करा सकूं। क्लियर? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिया हुआ है स्क्रीन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिया हुआ है 200 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। आपको विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। क्लियर? तो विद्युत धारा के मान दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया 5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 100 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 10 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 50 एम्पियर। क्लियर? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है एवरी क्वेश्चन के लिए। क्लियर? तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 एम्पियर। कैसे? हम आपको बताते हैं। चूंकि एक फॉर्मूला होता है P = VI, आप लोगों ने जनरली पढ़ा भी होगा इसको। ये पावर होता है, वोल्टेज होता है, ये धारा होती। पावर कितना दिया हुआ आपको? 1100 वाट। वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 220। धारा क्या करनी है आपको? विद्युत धारा ज्ञात। क्लियर? I बराबर क्या होगा? 1100/220। काटेंगे इसको 11 दूनी 22, इससे इसको काटेंगे तो I बराबर 5। और धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। क्लियर? तो 5 एम्पियर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है यदि 100 625 = 25 तब
16 इंटू अंडर रूट 0.000625 का मान बराबर है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 0.040, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 0.004, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 0.400, ऑप्शन नंबर डी दिया है 4.000। क्लियर? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 0.400। कैसे, अब आपको बताते हैं। ये जो 625 है ये 25 का वर्ग है। क्लियर? इतने का आपको ध्यान रखना है। इसको आप सॉल्व करेंगे 16 इंटू अंडर रूट 0.000625। क्लियर? अब ये वर्गमूल है तो ये हमेशा याद रखना कितने अंक बाद है। ये दशमलव 1 2 3 4 5 6 बाद दिया है तो जस्ट इसका आधा हो जाएगा। कितने अंक बाद आएगा? 3 अंक बाद आएगा। क्लियर? तो इसको बाहर निकालेंगे। 625 कितने का वर्ग होता है? तो 25 का। तो कितना होगा? 0.025। यहाँ 6 अंक बाद दिया हुआ तो बाहर निकलेगा 3 अंक बाद होगा। तो 3 अंक बाद यहाँ रख दिया। अब इसको इसमें N2 कहते हैं तो कितना होगा? 16 पंचे 80। क्लियर? 16 दूनी 32 8 40 0। अब कितने अंक बाद दिया हुआ है? 3 अंक बाद। तो यहाँ लगाएंगे तो कितना आ गया? 0.400। अब 0.400 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर हुआ ना? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दिया हुआ है। आपको इसका राइट आंसर बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार 20 मीटर, ऊंचाई 5.4 मीटर है। क्लियर? मतलब जो धातु का टुकड़ा है उसका जो आकार है वो समांतर चतुर्भुज के आकार का है। क्लियर? तो आपके चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। 180 मीटर स्क्वायर, 801 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी 108 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी 810 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो आप इसका आपको राइट आंसर बताना है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। और प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो जिस क्वेश्चन को आप समझ ना पाएँ, तो अगली वीडियो में मैं उसको कवर करा दूंगा। क्लियर? तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कैसे? 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर? इतना तो क्लियर है। क्लियर हुआ? तो अब इसके मान हम पुटअप कर देंगे। आधार कितना दिया हुआ है अपन को? 20 मीटर। ऊंचाई कितनी दी हुई है? 5.4 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 108 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है ये। क्लियर? अब 108 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 108। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला नोट कर लेना अपनी बुक में। क्लियर? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर हुआ? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दिया हुआ है स्क्रीन पर। 18 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश है। और उसी इमारत के तल का अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो इमारत की ऊंचाई मीटर में क्या है? आपके चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं।
तो आपको इसका राइट आंसर निकालना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या निकलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 12 का। थोड़ा टाइम ज़्यादा देंगे इस क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। क्लियर? तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अब कैसे हम आपको बताते हैं, सॉल्व करके बताते हैं, और जिसका आंसर निकाला है वो कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। क्लियर? तो यहाँ दिया हुआ 18 मीटर ऊंची एक मीनार। तो एक मीनार मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितनी है मीनार? 18 मीटर। क्लियर? ऊंची मीनार से 18 मीटर ऊंची एक मीनार हो गई। उससे बड़ी एक इमारत के शीश का, उससे बड़ी एक इमारत, उससे एक बड़ी इमारत कौन है? ये बगल में इमारत एक बड़ी और हो गई। इमारत का उन्नयन कोण कितने? 45 कोण। शीश का पूछा है इमारत के, तो ये मीनार, ये उन्नयन कोण कितना हो गया? ये कितना होगा? 45 डिग्री। क्लियर? अब उसने कहा है उसी इमारत के तल का अवनमन कोण कितना है? 60 डिग्री है। अवनमन कोण कैसा होता है? नीचे की साइड होता है। ये कितना है? 60 डिग्री है। क्लियर? तो इसकी जो ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई अपन को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। क्लियर? तो अब यहाँ मान लेते हैं ए, यहाँ मान लेते हैं बी, यहाँ मान लेते हैं सी, यहाँ मान लेते हैं डी, यहाँ मान लेते हैं ई। इतना क्लियर हुआ? तो अब निकालते हैं। अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है, पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। क्लियर? इसमें देखते हैं 60 अंश मान यहाँ है, तो ये यहाँ भी होगा 60 अंश मान। क्लियर? तो यहाँ दिया हुआ है, अपन मानते हैं tan 60 अंश बराबर कितना है? लंब बटे लंब ये होगा, आधार ये हो गया। क्लियर? तो लंब कितना दिया हुआ है? 18, आधार कितना दिया हुआ है? BC। क्लियर? इतना तो क्लियर हुआ। अब इनके मान पुट अप कहते हैं। tan 60 अंश का मान क्या होता है? हम आपको बताते हैं tan 60 अंश का मान कैसे निकालेंगे। तो बताते हैं tan 60 अंश का मान अपन कैसे निकालते हैं। तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल साइन और कॉस के मान तो सभी को याद होते हैं। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2। और कॉस 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2। क्लियर? जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? √3। तो tan 60 अंश का मान कितना हो गया? √3। क्लियर हुआ इतना? अब BC बराबर क्या हो जाएगा? BC बराबर ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा? 18/√3। ये किसका मान हो गया? इसका। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी निकल आई? 18/√3। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं किसमें? त्रिभुज ADE में। कौन में? AD और E में। क्लियर? तो यहाँ क्या दिया हुआ है? लंब कितना दिया हुआ है? अपन को पता नहीं, तो ED लंब है, और आधा कितना दिया हुआ अपन ज्ञात कर चुके हैं। जो लंबाई यहाँ होगी ये लंबाई यहाँ भी होगी। क्लियर? तो कितना दिया हुआ है? 18/√3 बराबर tan कितने का मान रखना है? tan 45 अंश का मान। क्योंकि यहाँ आपको बता चुके हैं tan को साइन में लिखते हैं, तो साइन 45 अंश का मान भी 1/√2 होता है, और cos 45 अंश का मान भी 1/√2 होता है। जब इनको काटेंगे तो कितना आएगा? 1। तो tan 45 अंश का मान कितना हो गया? 1। यहाँ मान रखेंगे, ED बराबर क्या होगा? 1। क्लियर? और यहाँ कितना हो गया? 18/3। जब इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा? ED बराबर 18/√3।
क्लियर, क्लियर हुआ ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके आगे थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पूछा हुआ है फुल हाइट के बारे में। ये पूरी हाइट ज्ञात करनी है, इसका मान अपन ने ज्ञात कर लिया है, ईडी का मान ज्ञात कर लिया है, और पूरी हाइट क्या दी हुई है, ईसी। तो ईसी बराबर क्या होता है, ईडी प्लस सीडी। क्लियर। तो ए बी और डी सी क्या है, बराबर है, तो ईडी का मान क्या हुआ 18 प्लस सॉरी ईडी का मान 18/√3 दिया हुआ है वहाँ से, और सी डी का मान कितना है 18। अब इसको सॉल्व करते हैं, 18 कॉमन में लेंगे, क्लियर। इसको थोड़े इस जगह देख लेते हैं। ईसी बराबर क्या दिया हुआ है, सॉरी ईसी बराबर क्या दिया हुआ है 18/√3 प्लस 18। क्लियर, इतना तो दिया हुआ है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 18/√3 को 6 × √3 × √3/√3, √3 से √3 हटाएं कितना आएगा 6√3। 18/√3 को क्या लिख सकते हैं अपन 6√3 प्लस 18। क्लियर हुआ। अब इसमें से 6 कॉमन में ले लेंगे, तो √3 प्लस 3। क्लियर हुआ। अब ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है 6√3 प्लस 3, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर हुआ ना। पहले अपन लोगों ने इसको सॉल्व किया, क्लियर, इससे इसका मान ज्ञात कर लिया, इसका मान सेम है। फिर इसको अपन ने सॉल्व किया, तो इसका मान ज्ञात कर लिया अपन लोगों ने, इसका मान इतने का और इसका मान सेम एज है, और इसको ऐड कर दिया, तो इसकी फुल हाइट निकल आई, जो कि इमारत की ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी थी, वो कौन सी निकल के आए 6 × 3 प्लस √3। किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर, स्क्रीनशॉट दे लीजिए इसका, और समझ में ना आए तो नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो अगले वीडियो में फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दिया हुआ है, किसी कोड में GOODNESS को HNPCODTR के रूप में कोडबद्ध किया गया है। इस कोड में GREATNESS किस प्रकार कोडबद्ध होगा। तो आपके ऑप्शन चारों आपके सामने दिए हुए हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 आज की सीरीज का रीजनिंग से क्वेश्चन है। क्लियर, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज का ये। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 13 के राइट आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। कैसे, अब आपको बताते हैं। यहां लिखा हुआ है क्लियर, गुडनेस यहाँ लिखा हुआ है, इसकी जो कोडिंग दी हुई है HNPCODTR, इसकी कोडिंग दी हुई है। G से H क्या हुआ +1, O से N क्या हुआ -1, O से P क्या हुआ +1, D से C क्या हुआ -1, N से O क्या हुआ +1, E से D क्या हुआ -1, S से T क्या हुआ +1, S से R क्या हुआ -1। क्लियर हुआ। इसी प्रकार इसको कोडिंग किया हुआ है, देखते हैं GREATNESS। क्लियर, इसकी कोडिंग लिखेंगे। इसमें +1 हुआ तो क्या आएगा GH, इसमें -1 हुआ तो क्या आएगा Q। क्लियर, इसमें +1 हुआ E पे, तो E से क्या होता है F, इसमें -1 हुआ, A का -1 क्या होगा Z, इसमें +1 हुआ तो T का क्या हुआ U। क्लियर, N का -1 हुआ
तो क्या हुआ इसका एम, ई का +1 हुआ, एफ, एस का -1 हुआ, तो इसका क्या हुआ आर, एस का +1 हुआ, तो क्या हुआ इसका टी। तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर है। सीरीज है, एक बार +1 हो रहा है, एक बार -1 हो रहा है, क्लियर। इसी प्रकार इसको इसमें ग्रिडनेस में दिया हुआ है, तो ये इसके हिसाब से किया जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर निकलेगा, क्लियर। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर क्या है। तो यहाँ डैश दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको अक्षर ज्ञात करना है। तो आपके चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, क्लियर। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या निकलता है। आज की ये जो सीरीज़ है, सीरीज़ नंबर 13 है, और यहाँ कूल माइंड स्टडी द्वारा 20 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज़ डेली आपको प्रोवाइड कराई जाती है मेरे द्वारा, क्लियर। अगर चैनल आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब कैसे हम आपको बताते हैं, जब भी ऐसे आपको क्वेश्चन दिए जाएं तब इसकी आप पेयर बना लें, पेयर यानी इनको डिवाइड कर लें। पहले तो आप इसको काउंट करेंगे कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 दिया हुआ है। तो आप इसको डिवाइड कर लें कितने में, कम से कम 4 4 के पेयर में। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 के पेयर डिवाइड हो गए, क्लियर है। अब यहाँ सेटअप मिलाइए, तो यहाँ क्या दिया है पी क्यू आर, इसमें एस दिया हो, इसमें एस, इसमें भी एस दिया हो, तो यहाँ क्या आएगा एस। अब इससे आप सेटअप बना लीजिए कि जो एस है वो आगे कैसे आ रहा, मतलब 3 स्थान 4 छोड़कर अगला जो भी अक्षर बढ़ रहा है वो अगली सीरीज में चौथे स्थान बढ़ रहा है। तो यहाँ देखो ये चौथे स्थान पर है, अब ये 4 स्टेप आगे बढ़ेगा तो फिर क्या आएगा तीसरे स्थान पर, क्लियर। यहाँ फिर क्या आएगा क्यू आ जाएगा, पी क्यू आर एस, क्यू आर एस पी, फिर यहाँ क्या आएगा आर एस, फिर यहाँ क्या है पी है, एस के बाद तो पी, पी के बाद क्या आता है क्यू, क्यू हो गया यहाँ पर, क्लियर। फिर एस पी क्यू और फिर क्या होगा आर, क्लियर। यहाँ पर सेटअप बना, पी के बाद क्यू आता, क्यू के बाद आर आता, आर के बाद क्या आता एस, और एस के बाद फिर क्या आता पी, तो क्यू के बाद क्या आता आर, तो आर के बाद एस, एस के बाद पी, फिर यहाँ पर क्या आता है एस के बाद पी, क्योंकि एस के बाद क्या आता पी आता ना, तो पी। इसी प्रकार सेटअप मिलाया। अब हम देखते हैं यहाँ अपन ने क्या क्या रखा है, तो एस रखा है अपन लोगों ने, क्यू रखा है यहाँ पर, ठीक है, पी रखा है, फिर क्यू रखा है और आर रखा है। क्या क्या है एस क्यू पी क्यू आर, ये किस ऑप्शन में दिख रहा है अपन लोगों को, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14, क्लियर हुआ ना। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का ये 15वां क्वेश्चन है, इसमें आपको विषम चुनना है। आपके क्वेश्चन आपका सामने दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये वाला चित्र डायग्राम दिया हुआ है, बी में ये डायग्राम दिया हुआ है, सी में ये डायग्राम दिया हुआ है और डी में ये दिया हुआ है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है, इसके हिसाब से विषम चुनना है आपको। ये रीजनिंग से क्वेश्चन है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के राइट आंसर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका राइट आंसर है बी, और बी किस ऑप्शन में दिया हुआ है तो बी में, तो ऑप्शन है बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15। अब कैसे हम आपको बताते हैं, प्रत्येक कैपिटल से अक्षर के सामने बगल में दर्पण रखा हुआ है, ये इसका प्रतिबिंब है, किसका, इसका प्रतिबिंब है। इसको उल्टा कर दिया, बगल साइड, नीचे नहीं बगल साइड,
इसको भी बगल से उल्टा किया हुआ है, इसको भी, लेकिन ये इसको कैसे किया है, जस्ट विपरीत, नीचे लगा हुआ है दर्पण। तो ये क्या है, भिन्न है इन तीनों के हिसाब से। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। आज के लिए बस इतना ही। हमें खेद है आपको हम 20 क्वेश्चन नहीं करा पाए आज, और अब कल देखते हैं, फिर से अगले सेट में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाता रहूँगा आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन है जो बहुत ही अप लेवल पर पहुँच जाए। ठीक है। और हमारे द्वारा डेली सुबह 7 बजे मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्लास आती है, और हाई स्कूल इंटर के भी बैच हमारे द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो जो भी आपको सूटेबल हो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।